किरचॉफ के दोनों लॉज पढ़ लिए थे और मुझे आशा है कि आपको लॉज थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे। एक तो आपने पढ़ लिया था केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जो आपको बताता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन। यही लिया था, इन शॉर्ट ले रहा हूँ, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन जीरो होता है, और जब जीरो होता है तो ये आपने लिखा था एट ए जंक्शन। और इसमें शर्त क्या दी थी आपने? शर्त ये दिया था आपने कि इनकमिंग जो करंट है वो आपकी होगी पॉजिटिव, और जो आउटवर्ड्स करंट होंगी, अवे करंट होंगी, वो कैसी होंगी? वो हो जाएंगी नेगेटिव। और सेकंड लॉ आपने दिया हुआ था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था? समेशन वी प्लस समेशन ई। और चलो चलो पूरे ऐसे ही लिख देते हैं, समेशन वी प्लस समेशन ई, या आप कह देते हैं इज इक्वल्स टू समेशन आई आर प्लस समेशन ई इज इक्वल्स टू होना चाहिए जीरो। इसका साइन कन्वेंशन जरा टेढ़ा था तो एक एक लिख देता हूँ। एक एक लिखने में आपसे बताते हैं अलोंग द करंट। अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर ध्यान देखना आपका वी कैसा माना जाएगा? नेगेटिव। और अपने आप दिख रहा होगा अपोजिट गए तो पॉजिटिव, तो इसलिए वो नहीं लिखा। और बैटरी में बताया था इफ ट्रेवलिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल देन आपका ई कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। तो मैंने दोनों नेगेटिव वाले दिखा दिए, मैं एक बार और बता देता हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि इसी बेस को मैं लेके आगे बढ़ना है। नंबर वन, एक तो अगर आप अलोंग रखना, या अपने चलने पे अपन किसी डायरेक्शन में चलते हैं लूप में, हमने कल भी कहा था। जैसे कल आपसे पूछा था कहाँ चलोगे, चाहे ऐसे चलो, चाहे ऐसे चलो, चाहे यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से चलो। इसलिए हिंदी में एक आपसे शब्द कहा था, यू हैव टू गो फॉर ए परिक्रमा ऑफ द लूप। आपको एक परिक्रमा काटनी है, दैट्स ऑल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से शुरू करोगे उससे कोई लेना देना नहीं। बस ये ध्यान रखना, जब आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे होंगे किसी भी वायर में, तो उस वायर में आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या कहा जाए आई आर आप कैसा रखेंगे? नेगेटिव। उल्टा अपने आप समझ में आता है, पॉजिटिव करंट जाओगे पॉजिटिव रख देना। नेक्स्ट, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, कहाँ पहुंचे? नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे, तो ईएमएफ नेगेटिव लेना। उल्टा अपने आप समझ में आ जाता है। अगर आप बैटरी में ट्रेवल करेंगे, कहाँ ट्रेवल करेंगे? अगर आप बैटरी में ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि इस टर्मिनल से नेगेटिव से आप कहाँ पहुंचे? पॉजिटिव पर। तो फिर आपका जो ईएमएफ लिया जाएगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब सवाल आता है, इस बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे, तो वो अपन करेंगे। पहले एक छोटी चीज और बताएं ताकि आपको हल्का सा कहानी क्लियर हो। और आज आपके लिए पढ़ाते हैं एक महान बात। और महान बात क्या पढ़ाते हैं? वैसे मैं रोज ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए। तो मुझे बताएं, किसी ने व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है क्या? यस सर। बढ़िया, व्हीट स्टोन ब्रिज का आपने नाम, अच्छी बात है। यहाँ से जब अपन भिंड, यहाँ ग्वालियर से हम बताते हैं भिंड के लिए जाते हैं, तो मालनपुर और गोहद के बीच में जो एक सकरा सा ब्रिज बना है, वो ब्रिज अपना कौन सा है? वो ब्रिज है व्हीट स्टोन ब्रिज। सही है क्या? मैं सही हूँ? यस सर। यस सर। जो कौन बोला पहले ये बताओ? सूरज श्रीवास्तव। हाँ बताओ क्या होता है सूरज श्रीवास्तव व्हीट स्टोन ब्रिज? सर जिसमें रेजिस्टेंस हम पता नहीं कर पाते कि कहाँ किसका होगा। है ये कैसा बता रहा है अजीब सा। चलो, आप में से किसी ने व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है अभी तक? यस सर। कहाँ सुना था बताएं? केमिस्ट्री में। और एक केमिस्ट्री में व्हीट स्टोन ब्रिज किसने सुना? पहले तो बताओ। सर आपने भी बताया था, आपने भी बताया था। आपने बताया। मैंने बताया नहीं था। मैंने बेटा 5 सवाल करवाए थे आपको कैपेसिटर्स में। कैपेसिटर्स में जब सवाल कराए थे, यस सर। कैपेसिटर्स में आपने एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की शेप में
आपने 4 रेजिस्टेंस एट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिए थे और एक मजेदार बात बताता हूँ। डायगोनल में यहाँ लिया था और एक यहाँ तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा वो सस्ता वाला पढ़ाऊंगा, वहां तो एक महंगा वाला भी पढ़ाया था, ये वाला, जिसके बारे में यस यही नहीं सर। पता चलता कि व्हीट स्टोन ब्रिज कहाँ से हो रहा है। इसी उस समय आपको ध्यान हो, उस समय एक चीज कही थी, और उस समय जो मैंने कहा था वो कहा था अगर किसी भी पैरेललोग्राम में 4 साइड्स के कैपेसिटर्स प्रोपोर्शनेट हो, और ध्यान रखना कैपेसिटर्स ही नहीं, सेल्स आपसे कहा जाएगा रेजिस्टेंस या समथिंग एल्स ऑल्सो, तो उस समय कहानी आती थी कि आपका डायगोनल एलिमेंट डेड होगा, और इसीलिए आपसे कहेंगे फिजिक्स लगातार पढ़ते रहिएगा। जैसे ही आप सबकी फीस जमा हो गई है सब बर्बाद हो जाएंगी, नहीं तो समझ में आ गया। और फीस जमा करने से रिलेटेड जो था वो तुम पूछ रहे थे वो भी मैं बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। आपको क्या करना है, चूंकि फीस तो यार सारे लोगों की जमा है तो एक आधी है का एक आध रह गया था बस। तो पहले तो ये बताओ कि ये स्पेशली लड़कियों तुम्हारी सबकी फीस जमा है और तुम में से एक ने भी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, इसका कारण क्या है? सर मतलब किसी भेजी को तो है। सर मेरे में तो पहले भी जॉइन है। सर आपने मैंने भी एक्सेप्ट भी भेजी किया है। यस सर मेरी भी भेजी join है। सर आपने बैच में भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, नहीं तो मैंने बैच में बेचारे 1-2 लोगों को ज्वाइन किया है, सारों को थोड़ा ना किया है। मेरा अंदाज है जिस हिसाब से लड़कियों और लड़कों की संख्या है उस हिसाब से गिने चुने 4-6 लोगों का बैच बना है। तो मैं भी यही आशा कर रहा हूँ फीस सबने दे दी, ये सही बच्चे मिले इस साल, फीस सबने जमा कर दी, मुझे फीस पढ़ने अढ़ने हम नहीं आएंगे, मुझे बैच में ज्वाइन करने का रखता छोड़, ये फालतू में परेशान मत करो, ऐप डाउनलोड करा के फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ फीस ही दोबारा चाहिए तो बता देना, वो हम फिर भेज देंगे, ऐसा है क्या है? पहली बात बता देता हूँ, चलो जिनने ज्वाइन किए नहीं ज्वाइन किए उनके लिए मैसेज दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए मैंने उसके बाद जो बता दें एडमिन मैसेज कर दिए थे कि सब उसमें गए अपनी गंदगी फैला के मैसेज ना खो जाए। नंबर 1 जिन्होंने नहीं किया है बता दें, उसमें दी गई लिंक पे आप चले जाएं और आप करें डाउनलोड द ऐप। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे इसमें आपसे पूछेगा आपका फोन नंबर और मांगेगा कर देगा ATP, सॉरी वो आप हम कहते डालना, वो आपका फोन रजिस्टर हो गया। अब जब रजिस्टर हो गया तो उसके बाद ये तो आप रजिस्टर हो गए, यहाँ तक आपकी कहानी हो गई। अब जो लोग पहले से हम बता दें एडेड है वे भूल गए, वो सब पुराने बैच में ऐड है। जो लोग कह रहे हैं हमारे पास पहले से डाउनलोड है और हम ऑलरेडी बैच में कनेक्टेड है, गिने चुने लोगों को छोड़ के जिन्होंने कल परसों ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजी और मैंने उन्हें डाला है, उनके अलावा बाकी सब हम बता दें पुराने बैच में, जिनको भी ज्यादा से ज्यादा मुझे पुराने स्टूडेंट है ना सब पिछले साल के बैच में। तो बताता हूँ आप सब जाइएगा इस बाद एक, जैसे ही आप डाउनलोड करके जाओगे नीचे देखना उसमें आता है एक ऑप्शन बैचेस का, इस बैचेस को आप करेंगे क्लिक। यार उसमें मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डर से इतना बड़ा वीडियो काहे के लिए डाल रखा है? उसमें भी यही बता रखा है बैचेस को क्लिक करना, वो तुमसे प्लस करोगे, जैसे ही प्लस करोगे जो पहले जो आए ना वो बैच में एक आधे में खत्म करूंगा, तो जो बेचारे पुराने सोच रहे हैं बैच में शुरू हो जाएंगे। बैचेस में जाओगे उस सेक्शन में जाके प्लस करना, जैसे आप प्लस का आइकॉन दबाएंगे आपसे मांगेगा बैच का कोड। अब बैच का कोड मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, वो व्हाट्सएप पर डला है देखना शायद CBSE 20। अच्छी बात है, सिंपल रखा था ना, मुझे याद है, बढ़िया सिंपल सा रखा था CBSE 20। आप कोड ज्वाइन करना, अभी भी आप ज्वाइन नहीं होगे, आपके ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। अब सारा काम किसके पे डिपेंड करेगा? अब वो डिपेंड करेगा त्रिवेदी सर पे, क्योंकि वो ये चेक करेंगे तुम्हारी फीस जमा है या नहीं, तो तुम्हें टेंशन नहीं है। मैंने कहा था एक आध लोग छोड़ के सबकी जमा है, अभी तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि मुश्किल से एक आध लोग फीस जमा नहीं है, रिक्वेस्ट मेरे पास है नहीं। तो तुम बोलो मत, तुम्हारी आवाज वैसे ही नहीं आ रही, तुम तो हमें सुनो। जब आप ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे इसके बाद हम यहाँ से उसको करेंगे यस, और जब यस करेंगे तब आप जिस बैच में देखेंगे वो बैच होगा आपका, जिन 2-4 को मैंने ज्वाइन किया वो इस बैच में ऐड होंगे। अब 12 CBSE 2020 के नाम से बैच है, समझ आ गया? इस बैच में आप सब ज्वाइन होंगे तो आप कल परसों में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि अपनी ये क्लास एक आध दिन और चलेगी, फिर आपको एक आध दिन का विराम देंगे। कोशिश करते हैं अगर कल तक कर लो सुबह तक, कल हम दिन में या शाम के एक ट्रायल क्लास रख लेते हैं, ठीक है? एक 10 मिनट की ट्रायल क्लास रखेंगे ताकि अपने को ये समझ आ जाए ना लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, तमाम सारे लोगों को हमें भी समझ में आ जाए हमें कैसे लेनी है, दोनों तरफ से बात है ना भाई। इस बैच में आने के लिए मैंने कहा ये काम करें जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना? और जिन बेचारों की एक आध की धनराशि नहीं जमा है
तो फुर्ती से हम बता दें, उसी ग्रुप में ऊपर जाके देखें, अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी सब कुछ पड़ा हुआ है। वो अपनी फीस का एक पार्ट फुर्ती से भेजें ताकि मैं उनके नाम के आगे यस क्लिक करके उन्हें अंदर कर सकूं। ठीक है, बैच ज्वाइन कर ले, ये सबसे आग्रह है, क्योंकि मैंने कहा ना फीस जमा है 2 किलो लोगों की, तो बैच ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है 50 ग्राम। ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो हमेशा बैच में बच्चे भरे होते हैं, फीस नहीं आई होती। इस बार फीस भरी है। टाइम चेंज होगा क्या ऐप में? नहीं, टाइम चेंज अभी नहीं कर रहे। टाइम चेंज करने की जरूरत अभी नहीं, मुझे नहीं लग रही, क्योंकि तमाम सारे लोगों की उल्टी सीधी क्लास चल रही है और सारी क्लासों का टाइम पर गड़बड़ाएगा सबका, है ना। अगर इस टाइम में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो मेरा अंदाजा इसको चलने दो मजे से, ठीक है। तो सुबह दोपहर कभी करूंगा तो फिर वही समस्या, कोई कहेगा कि स्कूल की क्लास है, कोई कहेगा हिंदी की क्लास है, कोई कहेगा केमिस्ट्री की क्लास है। बड़ी मुश्किल से अपन उसमें आए। अब हम आगे बात करते हैं, जो अपनी अपन बात चल रहे थे व्हीट स्टोन ब्रिज। ध्यान से देखें, एक महान व्यक्ति होता था और वो महान व्यक्ति था प्रोफेसर आर.जे. व्हीट स्टोन। तो आप प्रोफेसर आर.जे. व्हीट स्टोन की बात करेंगे तो प्रोफेसर आर.जे. व्हीट स्टोन के बारे में बताता हूँ। इन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस को इन्होंने अरेंज किया, और 4 रेजिस्टेंस कैसे इन्होंने बनाए, ये रेजिस्टेंस इन्होंने बनाए इन दी फॉर्म ऑफ दी साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और अब मुझे ध्यान से देखते हुए चलना, मैं एक बेहतर फिगर आपके सामने बना रहा हूँ। ये आपके पैरेललोग्राम की साइड्स के फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं। क्या इतना समझ में आता है, हाँ या ना? जो 4 रेजिस्टेंस रखे हैं इनके नाम रख दिए पी, क्यू, आर और एस। जो आपके 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स के नाम रख देता हूँ, कलर रेड लेते हैं। इन 4 पॉइंट्स के नाम रखिएगा ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी और ये मान लिया डी। थोड़ा ए और सी ऊपर लिखे जाए, नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। ये सी और ये है ए, ठीक है, दिख रहा है सभी को? बढ़िया। अब अगली बात पे आते हैं, जो आपकी ABCD है इनमें आप ध्यान देखना, ये ए, ये सी और ये। अब ये जो 4 चीजों, सॉरी 4 रेजिस्टेंसेस से आपने पैरेललोग्राम बनाया था, इसके एक डायगोनल पे आप कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या चीज कनेक्ट करेंगे? एक गैल्वेनोमीटर। और ध्यान देखना अगले डायगोनल के अक्रॉस, और अब अगली चीज बताऊंगा, अगले डायगोनल पे हम जोड़ते हैं, मेन तो रहता है एक बैटरी, बाकी चूंकि एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में आप करंट कंट्रोल करना चाहे तो एक रियोस्टेट लगा देते हैं। किसी की इच्छा हो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो 5 बार रीडिंग दूंगा अलग अलग करंट से, तो ले ले भाई, फिर ये रियोस्टेट लगा देते हैं। कोई बोला एक ऑन ऑफ का स्विच भी लगाओ, वो भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो फॉर्मेलिटीज है। मेन दिख रहा होगा सोर्स ऑफ EMF। अब ध्यान देखना मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरे शब्दों को ध्यान से देखना। एक डायगोनल पे आपका लगेगा 1 डायगोनल, डायगोनल एक डायगोनल पे होगा, ध्यान देखना आपका गैल्वेनोमीटर, और अदर डायगोनल पे आपका होता है EMF सोर्स। अब आप में से एक आध मन में ये दिमाग लगाएगा, बोले दूसरा डायगोनल कहाँ है? डायगोनल तो ये होता है, याद रखना डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल मतलब द लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टाइसेस। इलेक्ट्रिसिटी में, फिजिक्स में सुविधा है कि हर जगह जरूरी नहीं है कि तार बीच सड़क में से खींच दोगे। समझ आ रहा है? थोड़ी करोगे, कमरे में इधर से तक तार जाना है तो बीच कमरे में से खींच दिया, दीवार के सहारे घुमा के ले आते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अलाउड है कि अगर आपको इन 2 पॉइंट्स में वायर कनेक्ट करना है तो कोई जरूरी नहीं है बीच सड़क में से निकाल मारो, उसको मजे से किनारे से एक साइड किया। इसीलिए एक डायगोनल आपका गैल्वेनोमीटर है और दूसरा डायगोनल वो ज्योमेट्री वाला डायगोनल नहीं, दूसरा डायगोनल पॉइंट्स पर कौन कनेक्टेड है? दूसरे डायगोनल के अक्रॉस कनेक्टेड है बैटरी। क्या इतनी कहानी हर आदमी को समझ में आती है, हाँ या ना? तो पहली बात समझ में आएगा, व्हीट स्टोन तो हो गया साइंटिस्ट का नाम। अब आप बताएंगे ब्रिज क्यों कहते हैं? ब्रिज इसलिए कहते हैं, क्योंकि ध्यान देखो यहाँ से चलेगी करंट आई, दिख रहा है? यहाँ से सेल से आपकी करंट आई बढ़ेगी। अब ये करंट आई आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगी। इसका एक पार्ट जाएगा ऊपर वाली ब्रांच से, एक पार्ट जाएगा नीचे वाली ब्रांच से। तो मैं मान के चलता हूँ सुविधा के लिए, ये करंट है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा ना, ये करंट हो गई I1,
और इस साइड वाली करंट मान लो ये करंट हो गई, जरा टाइम देख लेना है ना, I2। ऐसे ही नीचे से जो है, नीचे से जो करंट आ रही है ये मैंने मान लिया I3, और जो यहाँ से चौथी में उसमें करंट है ये मैंने मान लिया I4। अब जरा फिगर देख के बताओ करंट सबको साफ साफ नजर आ रही है कि नहीं? बालकों की जो करंट धुंधली नजर आ रही है बता देना, मैं उसकी साइज बढ़ा दूंगा। सर क्या नजर आ रही है साफ? यस सर। है तो दिखना जरूरी है ना, दिखेगी नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे करोगे? ये होगा ये I4, और बड़ी कर देता हूँ, ये था S। ये ध्यान रखना है बस, कहीं कोई अक्षर नहीं दिखे तो बता दिया। ये अपना था EMF E, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे ध्यान से देखें, ये जो आपको गैल्वेनोमीटर नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, पुल की तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह। एक करंट की ब्रांच ये है, एक करंट की ब्रांच ये है, बीच में गैल्वेनोमीटर का एक तरह लग गया ब्रिज की तरह। दैट्स व्हाई दिस असेंबली इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और मान चलता हूँ इस गैल्वेनोमीटर की करंट, चलो यहाँ कहीं लिख देते हैं, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में भी जाएगी, इधर से इधर, आपस में इधर से उधर। और गैल्वेनोमीटर की करंट कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मान ली IG, वो तो नाम से समझ आएगी, IG मतलब आई गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। अब मेन बात जाते हैं, ये 4 रेजिस्टेंस अरेंज करके उन्होंने कहा क्या? पहली बात तो ये क्लियर हो गई, 4 रेजिस्टेंस अरेंज किए, डायगोनल पॉइंट अरेंज किए, दिस असेंबली इज व्हीटस्टोन ब्रिज। उन्होंने जो बात कही वो यही थी जो मैं आपको पहले बता रहा था। वो उनका कहना था, इफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द साइड्स आर इन प्रोपोर्शनेट ऑर्डर, that means the ratio P by Q is equal to the ratio of R by S. In this case, then आपका ये जो एलिमेंट डायगोनल पर पड़ा है ये डेड हो जाता है। डेड का मतलब समझ में आ रहा है, ये गैल्वेनोमीटर वाली करंट हो जाती है 0। और जब गैल्वेनोमीटर वाली करंट 0 हो जाती है तो ये जो आपके लिए कंडीशन है ये कहलाती है नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। नल डिफ्लेक्शन समझ में आ रहा होगा, 0 डिफ्लेक्शन कंडीशन, या फिर यही आपके लिए एक और नाम से आने आती है, ये कहलाती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप पूछेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों, तो अगला मेरा कहना होगा पढ़ते हुए जाइए लगातार। जैसे कि मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा था, हाथ हो गए, कान खड़े हो गए थे, कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ मेरे साथ साथ द्वादश भिंडी यात्रा पे भी निकल लिए थे, है ना। क्या मानना है, इसलिए टॉपिक क्लियर रखिए, नहीं तो फिर बाद में सफाया जल्दी हो जाएगा। फिजिक्स के साथ एक कीड़ी कीर है, जब तक मैं पढ़ाता हूँ तब तक बहुत अच्छी समझ में आती है, जैसे ही मैं गायब हुआ वैसे ही फिजिक्स भी गायब हो जाती है। ये पिछले साल बहुत सारे लोगों का बढ़िया अनुभव रहा होगा, है ना। तो मैंने कहा P by Q R by S ले रहे हैं, नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट का डिफ्लेक्शन 0 है गैल्वेनोमीटर का। इक्विलिब्रियम इसलिए कहा है क्योंकि अगर इस गैल्वेनोमीटर की करंट 0 है, इसका मतलब ध्यान नहीं गया, करंट किसी भी चीज से किसी भी वायर से तभी फ्लो होगी जब उसके दोनों पॉइंट के बीच में लेवल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इसीलिए है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों सेम लेवल पर हैं, दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, इसलिए गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं आ रही। यानी आपकी ये स्टेट कैसी है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ, क्या ज्यादातर लोगों को कहानी समझ में आ जाती है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, लड़कियों को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, लड़के बेचारे बिल्कुल देव प्रतिमाओं की तरह शांत अवस्था में है। क्यों सर लड़के क्या? हाँ सर रिपीट कर दीजिए एक बार। स्नेहा, क्या चीज रिपीट कर दूं, बताओ। सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, जो आपने नल डिफ्लेक्शन कंडीशन बताया ना, तो वहां ओके, से। मैं बताता हूँ, ध्यान देखो, ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, रीडिंग 0 तो समझ में आ रहा होगा नल डिफ्लेक्शन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर आपने देखे हैं डिफ्लेक्शन पे चलते हैं। जैसे आपकी स्कूटी का माइलोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर, 40, तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बता देता हूँ। अब आवाज सही आ रही है इसमें? अब यस सर। ठीक, तो ध्यान से सुनना, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि ध्यान देखना, ये ब्रांच और ये ब्रांच
आपसे कहा था गैल्वेनोमीटर एक्ट करता है एज द ब्रिज, और गैल्वेनोमीटर अगर ब्रिज की तरह काम कर रहा है, यहाँ भी करंट जीरो है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब इस ब्रांच और इस ब्रांच के पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि करंट आपको मालूम है तभी फ्लो बंद होगा जब दोनों साइड के पोटेंशियल सेम हो, यानी इधर का लेवल और इधर का लेवल, दोनों साइड का लेवल बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, अब अगली चीज पे जाते हैं, मेन बात, और वो आएगा जैसा कि हमारा नियम है प्रूफ। हम ऐसे कैसे मान लें कि ऐसा होगा, आए मानते हैं। सबसे पहले काम करता हूं प्रूफ में, फिगर आपको नजर आ रहा होगा, पी क्यू आर एस आपके 4 रेजिस्टेंस। स्नेहा आवाज आ रही है बिल्कुल साफ साफ अब? यस सर। ठीक, बढ़िया। ए बी सी डी आपके 4 जंक्शन पॉइंट, करंट्स I1 I2 I3 I4 करंट, और गैल्वेनोमीटर वाली IG नहीं भी दिख रही हो तो IG से ही समझ में आएगा। आ जाओ, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट पॉइंट, कलर बदलूं तभी मजा आएगा। प्रूफ, प्रूफ में अपन स्टार्ट करेंगे यूजिंग KCL। KCL याद है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किसी भी जंक्शन पर आने जाने वाली करंट बराबर, हमारे लिए गैल्वेनोमीटर कहाँ जुड़ा है, बी और डी पर, इसी के लिए डिफ्लेक्शन देख रहे हो, इसलिए सबसे पहले हम जाते हैं एट जंक्शन बी। आओ ध्यान से देखो जंक्शन बी को, क्या आपको ऐसा समझ में आता है, I1 आने वाली है जबकि IG और I2 ये जाने वाली है। देख लो, I2 एंड IG these are flowing away from the junction, I1 is towards the junction। इसका मतलब आप बताएंगे I1 is equals to I2 plus IG। अभी एक छोटी सी बात बताऊंगा, बट इन इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम लेंगे तो IG इज इक्वल्स टू कितना था, 0। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब आपको मिलेगा I1 इज इक्वल्स टू, चलो यही लिख देते हैं ना, इतने में आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू I2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब अगले बार पे जाए, इसी किरचॉफ्स करंट लॉ को हम दोबारा लेंगे, और दोबारा हम लेंगे एट जंक्शन, ये नीचे वाली, और नीचे वाला जंक्शन का नाम है आपका डी। जब आप जंक्शन डी पर जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान देखो, I3 इज इनकमिंग दिख रहा है, और मोटा है इसको कर दो, ये लो, IG इज इनकमिंग, I4 इज आउटगोइंग। क्या ये सबको नजर आता है? देख लें, I3 आने वाली, IG आने वाली, I4 जाने वाली, यानी आपको मिलेगा I3 प्लस IG इज इक्वल्स टू होना चाहिए I4, लेकिन फिर आप ब्रैकेट में बताएंगे, अब शॉर्ट में लिख देता हूं, बट IG इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम है तो IG हम माने चलेंगे 0 होगा। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा I3 इज इक्वल्स टू I4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखें क्या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ समझ में आ जाता है हर आदमी को? हाँ ना, देख के बताएं, कोई डाउट हो तो बता दें। केवल यहाँ पर लिए आने वाली I1, जाने वाली IG और I2 के बराबर, IG बराबर 0 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, I1 बराबर I2। ऐसी आप देखना अगली बार, I3 और IG आने वाली, I4 जाने वाली, IG हमने इक्विलिब्रियम में 0 माननी है, तो I3 बराबर I4। अब आप जब इतना कर लेते हैं, अब आप करेंगे नाउ यूज KVL। अब मैं KVL इस्तेमाल करूंगा, और KVL जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं सबसे पहले जिसके लिए इस्तेमाल करूंगा वो होगा मेरा नंबर A। मैं लूंगा लूप ABDA, पहला वाला ट्रायंगुलर लूप ABDA। आ जाओ लूप ABDA में आ चले। लूप ABDA में आप जैसे ही जाएंगे, क्या आपको ऐसा नजर आता है, हम A से यहाँ परिक्रमा काटते हुए यहाँ वापस आएंगे। सारी कहानियां रेफरेंस के लिए ऊपर लिखी है। चलो यहाँ से सबसे पहले A से चलो, क्या ऐसा दिख रहा है, करंट और रेजिस्टेंस दोनों दिख रहे हैं, I1 और IP बिल्कुल साथ में लिखे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा I1P। एक मजेदार बात है, आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो तो ये हो गया
माइनस, और आगे बढ़ो। अब इधर उतरोगे नीचे, नीचे भी आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट है आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं जी, और आगे बढ़े। अब आप इधर घुसेंगे, इधर घुसेंगे तो अब आप जाएंगे I3 और रेजिस्टेंस होगा R। लेकिन अब ये एक मजेदार बात हो गई, मजेदार बात समझ में आ रही क्या है? अब तक आप चल रहे थे करंट के डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव ले रहे थे, पर अभी आप ध्यान देखो, अब आप अपोजिट टू द करंट घुसोगे। परिक्रमा के लिए दिख गया, इस हाफ में आप लॉन्ग करंट है, नीचे आने पर यहाँ से आप घुस रहे हैं अपोजिट टू द करंट परिक्रमा को पूरा करने के लिए। इसलिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा प्लस और बराबर 0। इस इक्वेशन को देख लें, बस ये सब लोगों को समझ में आई हो। किसी को डाउट हो तो यहाँ पूछ लें, बस मेन काम यही इसी का मेरा। हर आदमी को समझ में आ जाती है या नहीं? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लें। ठीक, ये समझ में आ गई तो फिर कहानी खत्म। तो एक बार और लिखनी है, जय हिंद। आओ तो जो मेन बात पे थे, कोई डाउट तो नहीं? वो पुराना याद है जो अपन ले रहे थे इक्विलिब्रियम में, आई जी बराबर कितना होगा 0। अच्छा आई जी 0 करोगे तो इस देख रहा होगा, इसको इधर ले लेंगे, यानी आप अगली बार चले आएंगे। इम्प्लाइज दैट आपका I1P बराबर हो जाएगा I3R, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको तो हटा ही लेता हूँ, ये ले इसका दो होना न होना बराबर है, 0 दिखा दिया है, तो ये माइनस प्लस, यानी दिख रहा होगा I1P बराबर I3R। ये हमारे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट जाते हैं, आखिरी लाइन, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। ये है आपका लूप, ये वाला यानी BCD और फिर B। हम बढ़ते हैं लूप BCDB पर, यानी आपका राइट हैंड वाला ये वाला ट्रायंगल। आओ कहाँ से चले? सिंपल चलते हैं, इधर से घुस के इधर निकलते हुए ऊपर बढ़ लेंगे। BCDB ऐसे ही चलते हैं ना, आराम से, उल्टा इधर चले। चलो BCD में सबसे पहले इधर चले। चलो देखो ध्यान से, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में बढ़ रहे हो, और मुटल्ला डायरेक्शन कर देता हूँ, इधर ही जाओगे ना, राइट वर्ड जाओगे, अलोंग द करंट जा रहे हो। सबसे पहले माइनस, ठीक है, और माइनस के साथ करंट I2 और रेजिस्टेंस Q। इसलिए पूछ लिया था करंट और रेजिस्टेंस सबको साफ नजर आ रहे हो, लेकिन यहाँ के बाद परिस्थितियों में बदलाव होगा। अभी तुम करंट के साथ आ रहे थे, अभी जब तुम घुसोगे आगे तो तुम जाने लगोगे अपोजिट टू द करंट। क्या सबको मेरी बात और ये वीडियो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है? यहाँ तक आते आते आप अलोंग द करंट थे, यहाँ से घुसते ही आप अपोजिट टू द करंट घुसने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? जल्दी बोल दो। किसी को नहीं आ रहा हो तो वो ज्यादा जोर से बोलो, किसी को नहीं आ रहा हो तो वो ज्यादा जोर से बोलना, ताकि मुझे पता चल जाए। बढ़िया, फिलहाल तो सारे यस सर वाली मैसेज है। किसी को नहीं आया हो नो सर कर दो फुर्ती से। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यहाँ से बना रहे थे अलोंग द करंट थे, नीचे उतर रहे थे अलोंग द करंट थे, तो माइनस लिया। इधर घुसोगे उल्टा जाओगे करंट, और उल्टा जाने का असर ये रहा इतना बड़ा प्लस। I4 और S तो यार इतने बड़े लिखे हैं कि बिना मोबाइल के घर से आके फाड़ के देखो तो डायरेक्ट दिख जाए। और जाओ ऊपर, अब ऊपर जाओगे तो अब भी आप अपोजिट टू द करंट है, यानी प्लस करंट IG, रेजिस्टेंस में G मान लेता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, तो प्लस IGG बराबर 0। फिर वही चौथी बार IG बराबर 0 है, इसका मतलब ये टर्म आपका यूजलेस है, ये टर्म यूजलेस है, तो बस इतने में काम चलेगा। देख लें ये दोनों बराबर होंगे, यानी आप क्या कह देंगे, इम्प्लाइज दैट I2Q बराबर I4S। और जैसे ही आपने ये लिया, अब 1 मिनट इधर देखें, अपने पास ये, इसको नंबर और डाल दूं, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अपने पास कुल मिला के 4 इक्वेशन आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई थी? ये हमारे पास आई थी किरचॉफ्स लॉ से, जंक्शन बी पर आने वाली करंट बराबर दोनों जाने वाली, तो दोनों में से ये तो 0 है, इसको तो हटा लो, तो डायरेक्ट देखो, अब डायरेक्ट फिगर से निकाल लेंगे, छोड़ो कहानी। यहाँ जैसे ही जंक्शन पे आओगे, आने वाली जाने वाली बराबर आने वाली I1 जाने वाली I2,
पहली इक्वेशन हमें ये मिल गई। इस पहली इक्वेशन ध्यान देखें, ये हमें मिल रही है। सेकंड इक्वेशन देखें, यहाँ पर ये IG 0 है, छोड़ो इसको, भूल जाओ। डायरेक्ट देखो, आने वाली I3 जाने वाली I4 बराबर होंगी। कहाँ मिला? ये अपने को सेकंड मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरा आ जाओ लूप में। लूप में आपको चल के मैंने बढ़िया से दिखाई दिया। इससे अपने को मिली तीसरी इक्वेशन, I1P बराबर I3R। चौथा लूप आपको मैंने दिखा दिया आराम से, इसीलिए 2 बार, I2Q बराबर I4S। बस यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ नहीं बचा। कोई डाउट, कोई शंका हो तो बस उसको देख लेंगे। सही कह रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसके आगे डिवाइड करेंगे, बढ़िया। इसलिए कहा था खत्म ही हो गया ना, इतनी सी जगह में तो हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे। बस सॉल्यूशन कुछ करना ही नहीं है, सिंपल लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग। जैसे आप ऑन डिवाइडिंग लिखेंगे तो ध्यान से देखें, आपको मिलेगा I1P अपॉन, इन्हीं को डिवाइड करना है, लिख देता हूं। चलो ठीक है, I1P अपॉन I2Q बराबर होगा I3R अपॉन I4S। नहीं दिख रहा? 3 और 4 को डिवाइड कर दो, I1P अपॉन I2Q और I3R अपॉन I4S। और एक मजेदार बात, बट के लिए ऊपर देखो, ये गोले पे 2 टिक इसलिए मारे थे, क्या मारे थे? बट में बताएंगे I1 बराबर है I2 और I3 बराबर है I4। अब भी नहीं समझ में आया? मतलब ये कहानी I1 I2 I3 I4 कैंसिल, यानी जो हम चीज लिखेंगे वो लिखा जाएगा implies that, अरे ये कहलाता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें आपने फाइनली क्या प्रूव किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। 4 रेजिस्टेंसेस इन प्रोपोर्शनेट ऑर्डर जो ये बताते हैं अगर डिफ्लेक्शन 0 है, डिफ्लेक्शन 0 होने वाला, जिसको हमने कहा कि आपका ब्रिज कैसी कंडीशन में है, जो इसने बताया था नल डिफ्लेक्शन कंडीशन या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या नल डिफ्लेक्शन कंडीशन तभी मिलेगी जब आपके चारों रेजिस्टेंस कैसे होंगे, प्रोपोर्शनेट ऑर्डर में होंगे। तो ये हमने IG बराबर 0 लेके यहाँ पर कर दिया, और इसलिए हम यहाँ बड़ा बड़ा क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे प्रूव्ड। मतलब आप समझदार हो गए। अब एक स्क्रीनशॉट मारे, वैसे तो वीडियो में लोड कर ही देता हूँ, पर स्क्रीनशॉट में कोई बुराई नहीं है, ले लें। एरिया जनरली समझ लग रहा है। टाइम कितना बचा है? मुझे टाइम तो ज्यादा कम बचा है यार। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अपने मीटर ब्रिज बताना था। इसके बाद एक चीज बता देते हैं, उससे आपको ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? कोई रह तो नहीं गया? 3 मिनट, सही कह रहे हो। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा मानना है सबको क्लियर हो गया। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर हो गया तो इससे हमें एक्चुअल फायदा जो हुआ वो ये हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज तो जो है सो है, याद देखो आपको KCL इस्तेमाल करना और KVL इस्तेमाल करना समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात रही। क्योंकि इसी बेसिस पे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा बहस तो आदमी को इसी में होती है, बोले यहाँ माइनस ले रहे हो, प्लस ले रहे हो, कर क्या रहे हो। तो क्या हम इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। अब अगली चीज बताता हूँ, इस ब्रिज का आप इस्तेमाल क्या करते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है। इस ब्रिज का इस्तेमाल ध्यान देखना हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। अगर आपको कभी भी कोई रेजिस्टेंस चाहिए हो, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है S। आप एक छोटा सा काम करें, यहाँ पर लगा दें 10 ओम, यहाँ पर लगा दें 20 ओम। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इनको हम करेंगे वैरी। यहाँ पर हम लगाएंगे 1 ओम, 2 ओम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20 जो भी लगेंगे, जिस क्रम में अपन देखेंगे। कब तक ध्यान से देखना, दो फिक्स हमने कर दिए 10, 20। अननोन वाला यहाँ लगा दिया। यहाँ के आपने क्या कहा, रेजिस्टेंस हम वेरी करेंगे, 2, 4, 6, 8, 12 ओम वेरी करें। मान के चले, सपोज करें यहाँ पर जैसे ही आप 15 ओम लगाते हैं आपकी ये करंट 0 हो जाती है, गैल्वेनोमीटर 0 बताने लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाला रेजिस्टेंस कितना है?
जल्दी बताइएगा, टाइम कम है अपने पास। ऐसा नहीं हो बातों के बीच में ही मीटिंग खत्म हो जाए। 15। 15, ये वाला 15 होगा। ठीक, कैसे? सर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। और कोई जवाब? कुशाग्र शर्मा। सर 15 होगा। 15 होगा, ठीक है। आइए तो मैं आप बता देता हूँ, ध्यान दें कि आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस। पहले मैथमेटिकल लिखाता हूँ, फिर कॉमन। पी अपॉन क्यू यानी होगा 10/20 बराबर होगा आर अपॉन एस यानी 15/s। ध्यान देखो, एस हो जाएगा 15 दूनी 30। अब भी नहीं देखा? एक्चुअली आपने प्रपोर्शनेट को मीनिंग नहीं समझा। प्रपोर्शनेट का मतलब समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है, ये रखना मत, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। इसका मतलब तो समझो भाई हिंदी में। इसका मतलब है जो रेशियो इनका है वही इसका होगा। अगर ये 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा। ये 15 है तो इसका डबल 30 होगा। और मान के चलो, अगर मैं यहाँ पर, समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? आ जाता है ना? 30 कैसे होगा? जो 15 बता रहे थे, ठीक। और अगर मान के चलो, सपोज sir. करो मैं यहाँ पे 30 ओम लगा देता। अगर मैं 30 लगा दूंगा और ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो तुम ध्यान देखो, यहाँ रेशियो है 1